बबलू अपना माइक बंद कीजिए। चलिए एक बार सारे कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। राधिका तिवाड़ी, रश्मि धनवा, अशोक सिंवर, नरेश सऊ, पलक और भुवनेश्वर सिंह, बबलू मैया, अनिशा कंवर, सोनू सुथार। गुड इवनिंग सभी को। चलिए तुषार सोनी पहले वाला समझ में नहीं आया कैसे? हाँ अनिशा बोलिए। ये पहले वाले पार्ट की व्याख्या कॉपी में करवाई है क्या? चलिए मैं एक बार पहले पार्ट देख लेता हूँ, पहले वाला पार्ट कौन सा है। अनिशा मैं बता देता हूँ, व्याख्या भी बता देता हूँ। वो कॉपी में करनी है क्या? हाँ कॉपी में तो कर सकते हैं। चलो पहले आज दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट मैं आपको दोबारा बता दूंगा अभी। पहला पार्ट पढ़ लेते हैं ये, उसके बाद में दूसरा पार्ट है जो अभी बता दूंगा थोड़ी देर में ही। अच्छा उसकी व्याख्या मैंने भेजी नहीं है आपको। चलिए मैं भेज दूंगा, अभी आपको भेज दूंगा और सारा मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है तो सर ठीक है, मैं भी बता दूंगा आपको। अनिशा आपको भी बता दूंगा मैं भी थोड़ी देर में। पहले दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं आज। पहले इनका लेखक है लाख की चूड़ियां। इस पाठ के लेखक हैं, क्या नाम है बताइए तो सर? कांतानाथ। कांतन। कांतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी भाषा के थे और इनकी विधाएं, ये उपन्यास भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे और नाटक भी लिखते थे। इसी प्रकार से इनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनको पहल सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार और साहित्य भूषण पुरस्कार, अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये सर पाठ भी फर्स्ट बहुत लेसन रुचि। के क्वेश्चन आंसर थोड़ी भेजे आपने। मैं भेज दूंगा पूरे। फर्स्ट लेसन ही नहीं, आप पहले सेकंड लेसन करवा रहे हो। फर्स्ट लेसन मैंने व्याख्या बताई थी, फिर करनी अपने आप होनी थी। ठीक है नहीं करवाए थे सर, आपने एक समझाए थे, उसके बाद में सीधे क्वेश्चन आंसर। चलिए मैं आपको पहले दूसरा पार्ट पढ़ा देता हूँ या पहला पार्ट समझाऊं पहले? सर पहला पहला पार्ट ही समझाओ, फिर सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। चलो ठीक है तो पहले पार्ट समझा देता हूँ पहले। मैं तो कर लियो। एक बार कमेंट बता दीजिए कि कितने पहला लेसन पढ़ना चाहते हैं और कितने दूसरा लेसन पढ़ना चाहते हैं। बस वही चक्कर नहीं है क्या? हाँ व्याख्या तो करनी थी। मैं तो रश्मि को धनवा, करी। राधिका दूसरा, लाभांशी तोषी का पहला, पलक भुवनेश्वर दूसरा,
तुषार सोनी पहला। देखिए ज्यादा वोट दूसरे के आ रहे हैं। तो एक बार मैं आपको दूसरा पार्ट पढ़ा देता हूँ पहले, और दूसरा पार्ट पढ़ाने के बाद पहले पार्ट में थोड़ी सी व्याख्या है, मैं वो पहला पार्ट आपको बाद में समझा दूंगा। बाद में सर टाइम नहीं रहता। कोई नहीं, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, याद रह पहला पार्ट में चलिए एक बार पहला दूसरा पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं पहला पार्ट दोबारा समझा दूंगा आपको। आइए, लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझसे सुंदर लाख की चूड़ियां बनाकर देता था। वह मुझे क्या करता था, अच्छी अच्छी लाख की चूड़ियां बना करके देता था, इसलिए वह मुझे क्या लगता था, सबसे सुंदर आदमी लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। किस चीज की? लाखी। लाख की, लाख के चूड़ियों की। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहा करता था। यानी कि अपन जब ननियाल जाते हैं तो लगभग सभी को मामा ही कहते हैं, लेकिन वहां पर वह क्या करता था, काका कहता था उनको। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान ऊंचा नहीं था लेकिन जगह ऊपर थी। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसका एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। यहाँ मकान के सामने एक जगह थी बड़ी सी, और उस बड़ा सा नीम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके बदलू क्या करता था, अपना काम करता था। बगल में भट्टी देखती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। आग के सामने लाख को पिघलाता था, पिघला करके उसको क्या करता था, चूड़ी का आकार बनाता था। पास में चार छह विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरिया रखी होती थी, बेलन नुमा गोल गोल मुंगेरिया रखी होती थी, जिसमें क्या करता था, लाख को पहनाया जाता था। तो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी रहती थी। दोनों अपना माइक बंद कर लीजिए। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग लगाता था। लाख क्या होता है? अभी हो सकता है भुवनेश्वर आप घर पर होंगे तो अपनी मम्मी के हाथ में चूड़ियां पहन रखी होगी, है ना। तो लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है। जब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि पांडवों को जब भेजा गया था तो पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना रची गई थी, है ना। तो वहां पर लाख क्या करता है कि आग जल्दी पकड़ता है, और जो पांडवों के लिए जो घर बनाया था दुर्योधन ने, वो लाख का ही बना हुआ था। चूड़ियों का नहीं, हम मेंटल नहीं कह सकते, मेटल तो एक धातु का रूप होता है, ठीक ना, धातु हम नहीं कह सकते उसको। बदलू यह कार्य सदा बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्चे पर बैठ करके किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मंचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे एक इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता।
पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाइयां हो, यानी कि नववधु का हाथ हो। उसे देख करके वह सोचता, वाह कितनी अच्छी चूड़ियां बनी हैं। बदलू मनिहारी था, यानी कि चूड़ियां बेचने का काम करता था। तुषार चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि व्यवसाय था। उसके दादा परदादा भी चूड़ियां बनाते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत तो बहुत थी, यानी कि मार्केट में हाथों हाथ बिक जाती थी। उस गांव में भी सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव में भी लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों का पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका ही था। यानी कि प्राचीन समय में मुद्रा जब नहीं थी तो लोग किस प्रकार से व्यापार करते थे? तो लोग अपना व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे। वस्तु विनिमय के माध्यम से कैसे? कि मान लीजिए कि आप किसान हैं, आप खेती उगाते हैं, तो आपने अनाज दे करके और किसी दूसरी वस्तु को खरीद लिया है। तो बदलू का भी व्यवसाय क्या था? वस्तु विनिमय प्रकार का था। वह आज भी वस्तु विनिमय प्रकार का व्यवसाय करता था। वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा। क्या हुआ तुषार, क्या हुआ? चलिए, बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जब किसी का विवाह होता था और कोई चूड़ियां लेकर के जाता था तो क्या करता था वह? उससे वो सारी चूड़ियां लेकर के अपनी कसर को पूरी कर लेता था। आखिर सुहाग, अनिशा बोलिए। प्रेतक का हिंदी मतलब क्या होता है? पैतृक का हिंदी अर्थ ये होता है कि जो प्राचीन काल से परिवार वाले जो व्यवसाय करते आ रहे होते हैं वो पैतृक होता है। आगे देखिए। मेरे माम मेरे मामा के यहाँ किसी लड़के के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए मतलब कि उसे बहुत बार बहुत कोशिश करनी पड़ी। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग से मिलते, यानी कि नेक और वो सारी चीजें उसको मिलती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उड़ता, यानी कि अंदर ही अंदर गलानी महसूस करता, घृणा महसूस करता। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता, मुंह पर उनको बोल भी देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर वालों के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरत अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहनने तो मौज नहीं आ जाए, यानी कि लाख की चूड़ियां भारी भरकम चूड़ियां पहने तो हाथों में मौज भी आ सकती है, यह उनको इस प्रकार से बता रहा है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरी भी करता था, मेहमान नवाजी भी करता था उसकी। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा करके रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गालियां बना देता था। रोज हमेशा एक दो गाली उनके लिए बना करके रखता था। गोलियां यहाँ पर है, मेरे लिए एक दो गोलियां बना करके रखता था। गोलियां हैं जो अपने लाख की गोलियां थी वो है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और
एक आध महीने वहां रह करके स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। हम भी जाते हैं, लेकिन इस बार छुट्टियां थोड़ी ज्यादा हो गई है। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न आ जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां आ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि ला की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव से लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहन रही है या पहने हैं। विरले के विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। एक व्यक्ति है, एक औरत है, ऐसे ही देख ली। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बना कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ ही देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मज्जा नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़िया कोई पूछे तब तो गांव गांव में काज का प्रचार प्रसार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बीमार हो गया था, बुढ़ा हो गया था। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे की नसें उभर आई। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दम्मा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाती है, यानी कि ऐसी है, मौसमी खांसी है। मैं चुप रहा, मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। ये शांति अच्छी नहीं लगी जनार्दन को। आपकी फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर में अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिए, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। आवाज ठीक से नहीं आ रही है लाभांशी एंड तोशिका। नरेश, अपना माइक बंद कीजिए। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था,
तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 अंजुली में लेकर के मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी कि उनकी हाथों में लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था, आसानी से टूट जाए। यानी कि बदलू ने आखिर तक अपने लिए क्या बना, जो चूड़ियां बना के रखी थी, वह अपनी आखिर तक चूड़ियां अपनी बेटी को दी, लेकिन बेटी के लिए कांच की चूड़ियां नहीं लेकर के आया था। तो ये था बबलू का व्यक्तित्व है, बदलू का व्यक्तित्व, जो आखिर तक क्या रहा था, आखिर तक एक समान रहा था। उसने कभी भी समझौता नहीं किया अपने जीवन में। तो ये पाठ आपको समझ में आया? हाँ, चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। चाव का अर्थ क्या होता है? चाह, रुचि, तीव्र या इच्छा। सलाह का अर्थ क्या होता है? सलाही, धातु की छड़। मुंगेरी का अर्थ क्या होता है? गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक क्या होता है? पूर्वजों का, यानी पिता से प्राप्त, या पुश्तैनी जो अपने दादा परदादा से हमें मिलता है, वो पैतृक होता है, पुश्तैनी होता है। सोनू, आवाज नहीं आ रही है क्या? राधिका, आवाज आ रही है? हाँ, तो लाभांश जी अपना माइक थोड़ा सही कीजिए, स्पीकर सही कीजिए। बाकी सबको आ रही है लाभांशी? चलो अभी दिख जाएगा अशोक। अब दिख दे रहा है अशोक? खपत का अर्थ होता है माल की बिक्री। वस्तु यानी कि पैसों से न खरीद कर, वस्तु विनिमय क्या होता है? पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसकर, कसर, घाटा पूरा करना या कमी पूरी करना। नाजुक यानी कि कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग। मरम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बना छोटी चौकीदार खाट, यानी कि पहले अपन कह सकते हैं छोटी चारपाई होती थी, उसके लिए। आगे आता है मुखातिब, देखकर बात करना। दलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र होता है। फबना, सजना, शोभा देना। जो शोभा देता है उसे फबना कहते हैं। यस, कॉपी में करना है राधिका। शब्दार्थ। हाँ, शब्दार्थ। अब देख लेते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। 5% दे रखे हैं इसमें। फिर कहानी से आगे हैं, कहानी से आगे वाले नहीं करने हैं। अनुमान और कल्पनाएं आपको अपने आप करनी है, सोचना है। फिर भाषा की बात है, जो व्याकरण के प्रश्न है वो अपन व्याकरण करेंगे तब करेंगे। चलिए मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। सर अब फर्स्ट लेसन समझाओ। थोड़े से इसके 5 क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर फर्स्ट लेसन समझाता हूँ। अनुमान और कल्पना करनी है क्या? हाँ, अनुमान और कल्पना नहीं करनी है नरेश। कहानी से आगे? कहानी से आगे भी नहीं करना है, ये 5 क्वेश्चन ही करने हैं जो मैं बता रहा हूँ वो। हाँ ठीक है रूढ़ा। बाकी सोचना है आपको, ठीक है। इसके बारे में पहला प्रश्न देखिए। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? रुचि से जाता था। और बदलू में को बदलू मामा न कह करके बदलू काका क्यों कहता था? हाँ सोनू सुतार, पीडीएफ भेज रखी है।
देखिए, लेखक के मामा गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाले कारीगर बदलू रहा करता था। लेखक के मामा का गांव था, उस गांव में कौन रहता था? लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहा करता था। वो लाख की बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था, परंतु लेखक के लिए वह लाख की रंग बिरंगी सुंदर गोलियां बना कर दिया करता था। छोटी छोटी गोलियां बनाकर, जैसे कंचे होते थे वैसे कंचे के समान गोलियां बना करके देता था, जिसके कारण लेखक सदैव बदलू के पास जाता। और यही कारण है कि लेखक को उसके मामा का गांव भाता था। लेखक को उस गोलियों के कारण से ही, उस बदलू के कारण से गांव अच्छा लगता था मामा का। बदलू को समस्त गांव ही बदलू काका कहकर बुलाया करता था, इसलिए लेखक ने भी उनको काका कहना उचित समझा और बदलू उन्हें आम खाने देता, मलाई खाने देता। फिर अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न। ये तो आपने देखा था कि बदलू को मामा ना कह करके काका क्यों कहता था, वह अपने गांव क्यों जाता था, तो ये सारे कारण थे। दूसरा, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? अपने वस्तु विनिमय के बारे में जाना था। प्राचीन समय में जिसको जो वस्तु आवश्यकता होती थी वह वस्तु देकर के आता और वो वस्तु लेकर के आ जाता। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान। एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु लेना, वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय कहलाता था। पहले लोग एक वस्तु देकर के एक वस्तु देकर दूसरे से दूसरी वस्तु ले लेते थे। लत दे रखा है वहां पर लेते थे। जैसे बदलू चूड़ियां लोगों को देकर के पैसे न लेकर के आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। सामान ले लिया करता था, यही वस्तु विनिमय पद्धति थी। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा है, अर्थात धन देकर के वस्तु खरीदना। आज मार्केट में आप वस्तु विनिमय देकर के आएंगे, यानी कि वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेकर के आएंगे, तो शायद ही आपको कोई देगा। आज मार्केट में वस्तु विनिमय न होकर के और क्या है, आज मुद्रा के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, राधिका तिवारी नहीं, क्या नहीं? चलिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग, अरे माइक बंद कर लीजिए निशा अपना। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक की किस व्यथा की ओर संकेत किया गया? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अपने पैतृक कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य करने में लग गए हैं या मजबूर हो गए हैं। इस पाठ में भी जब लेखक को यह पता चलता है कि बदलू की हाथ से बनने वाली लाख की चूड़ियां स्थान मशीनों ने ले लिया है, तो उसे बहुत ही क्या हुआ था? दुख हुआ था। ओके। फिर बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक के मन से छिपी नहीं रह सकी? तो मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू लाख की चूड़ियों को अब न खरीदता था। बदलू की लाख की चूड़ियां अब न तो कोई खरीदता था और न ही कोई उसको लेता था। इस कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया। यही व्यथा थी कि जब बदलू लेखक के समक्ष छिपा न सका। यही व्यथा थी कि बदलू लेखक के समक्ष छिपा न सका, अपनी व्यथा को बदलू छिपा न सका। फिर अगला देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन पर क्या बदलाव आया? बदलू एक मनिहारी अर्थात चूड़ियां बनाने वाला था। तुषार, उसकी बनाई लाख की रंग बिरंगी चूड़ियां इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव से भी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां लेने आती थी। अचानक मशीनी युग आने से मशीन पर बनी कांच की चूड़ियां अधिक बिकने लगी और बदलू की चूड़ियां सबने लेनी बंद कर दी। ऐसा होने पर उसका पैतृक पैसा जाता रहा और उसे अपना काम ही बंद करना पड़ा। अब हरदम प्रसन्नचित रहने वाला बदलू क्या हो गया था? मन ही मन
व्यथित हो गया था, मन ही मन वह परेशान रहने लगा था। ये अपना पाठ था। दूसरा, अब इसके व्याकरण के प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको मैं व्याकरण करवाऊंगा, तब इसको साथ में आपको करवा दूंगा। किसी की कुछ समस्या है तो वो बता सकते हो दूसरे पाठ में। हाँ, बोल सकते हो अगर समस्या है तो। सब कोर्स कटना ही है क्या? इस बार मैंने कोर्स कहा था पूरा ही है, सब विषयों में? सब विषयों में। चलिए, अब पहला लेसन देख लेते हैं थोड़ा सा। कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं जुड़े रहेंगे सारे। दिखाई नहीं दे रही है। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ मेरे पास है क्या पीडीएफ। क्या दिखाई दे रहा है अब? नहीं। फोटो दिखाई नहीं दी? नहीं। दे रही है बैच। चलिए, दिखाई दे रही है। चलिए लाभांशी, तुषार, अब देखिए। ध्वनि। स्क्रीन ही नहीं यह दिखाई सुन, दे रही तो मैं क्या देखूं? क्या बात है, अब नहीं दिखाई दे रही है? फोन खराब हो गया। थारो हो गयो। बस बाबू, हाँ बस तो मुंह कोई बंद रखो अपना। नरेश, मम्मी की क्लास चल रही है पर गायब थी क्या? लाभांशी अब दिखाई दे रही है? सर नहीं दे रही। नहीं। अनिशा, आपको? दिखाई दे रही है बैच। एक मिनट, कमेंट बॉक्स में सभी बताइए दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन? चलो, सबको दिखाई दे रही है तो सर आपके लिए कुछ करते हैं, देखो। सर 2 मिनट में एक बार कट के वापस ज्वाइन आती हूँ, पता है दिखाई देती। हाँ, दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है। चलिए, हाँ। आपके कोई फोन आ गया था क्या? क्या? आपके कुछ फोन आ गया था क्या फोन पर,
किसी का? हाँ चलो कोई नहीं। अब सभी ध्यान से देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैं इसकी व्याख्या समझा रहा हूं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूं मैं, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मधुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मन पर, अभी न होगा मेरा। अगला कहता है, पुष्प पुष्प में तंद्रा लसला लसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां। देखिए, एक बार कमेंट ना कीजिए, बार बार ध्यान मेरा कमेंट की ओर जा रहा है। तो इस पाठ में कवि हमको क्या कहता है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हमें कहते हैं कि हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमें किस लिए कह रहा है, हमें आशावादी व्यक्ति बने हुए रहने के लिए कह रहा है। वह जीवन के झंझावातों से परेशान न होकर के उनका डट कर लड़ने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि हमें डट कर उससे लड़ना चाहिए। उसके जीवन में अभी अभी वसंत आया है। अनीसा, आपका माइक बज रहा है कब का, आप इसको बंद कीजिए, या आप खड़े होकर के दूसरे रूम में चले जाइए। उसके जीवन में अभी अभी क्या आया, वसंत आया है। वह अभी अभी क्या हुआ है, जवान हुआ है। अभी अभी वह युवावस्था में आया है। यह हम सभी युवाओं की ओर संबोधित करते हुए कह रहा है। यह समय उसके जीवन में आनंददायक है, उसका अंत अभी नहीं होगा। अभी नहीं दे रहा दिखाई। वसंत के आगमन से आपने देखा होगा कि पेड़ों पर पत्तियां, नई डालियां, कलियां आदि आ जाती है, अर्थात पेड़ का स्वरूप ही नवीन हो जाता है, पेड़ अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी वसंत के आने से कवि का जीवन भी क्या हो गया है, नवीन हो गया है। कवि वसंत रूपी जीवन से अपने स्वप्न हाथों से निंद्रा से भरी कलियों पर हाथ फेर करके एक नई सुबह का आह्वान करना चाहता है। कवि उनसे कहना चाहता है कि मैं आपके सारे के सारे आलस्य को क्या कर लूंगा, खींच लूंगा। तो कवि क्या कहता है, हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पहली पंक्ति क्या कहते हैं, अभी मेरा अंत नहीं होगा। तुषार सुन लेना, कवि कहना चाहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन में क्या आया है, मृदुल वसंत आया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। मृदुल वसंत मतलब कि जैसे ही देखते हैं वसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पर नई पत्तियां आती है, नए फूल खिलते हैं, नई नई डालियां निकलती है। तो उसी प्रकार से कवि भी कहता है कि मेरे जीवन में अभी भी नवीनता आई है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। फिर अगली पंक्ति में कहता है कि हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमलगार, यानी कि ये हरे हरे पत्ते, ये डालियां, ये कलियां, ये कोमल कोमल जो पत्ते हैं, इनके बारे में, इन सब में क्या हुआ है कि मृदुलता आई है, मधुरता आई है, कोमलता आई है। मैं अपने स्वप्न से क्या करूंगा कि इनके अंदर जो आलस्य है उन आलस्यों को खींच करके बाहर निकाल दूंगा, और यह क्या करेंगे, आगे नवीनता की ओर बढ़ेंगे। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, यानी कि एक नई सुबह का क्या करूंगा, आह्वान कर, प्रत्युष मनोहर यानी कि एक नई सुबह का क्या करूंगा, इन पर आह्वान करूंगा। और वसंत ऋतु जीवन में उनके स्वप्न जो सोई हुई है उनको जगा कर मैं क्या करूंगा, आह्वान करूंगा, उनको जगाने का काम करूंगा। फिर पुष्प पुष्प से तंद्रा लसला लसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति में कवि क्या कहता है
कि उसके जीवन में आशा और उत्साह का संचार हुआ है, वह आशावादी बना है, उत्साह आया उसके जीवन में। नरेश माइक बंद कीजिए अपना। वसंत रूपी आवाज को उत्साह वसंत रूपी उत्साह का एक पुष्प पुष्प से क्या कर दिया है, संचार कर दिया है। जब वसंत ऋतु उसके जीवन में आई है तो उसके प्रत्येक पुष्प पुष्प में क्या हो गया है, उसके जीवन का संचार हुआ है। यदि उसके पुष्प सोए हुए थे तो उससे कवि क्या करना चाहता है, उसके आलस्य को छीन करके उसमें आशा रूपी अमृत का संचार कर देना चाहता है। जीवन में विकास व प्रगति के जो भी रास्ते हैं, कवि उस पुष्पों को राह दिखाएगा कि जो भी रास्ता है जीवन में प्रगति का, उस प्रगति के रास्ते में उस पुष्प को क्या बताएगा, उसको रास्ता बताएगा कि इस रास्ते से आप चलिए, ताकि वे भी कवि के समान उनको जीवन महक उठे। यानी कि कवि का जैसा जीवन बना है उसी प्रकार से पुष्प से आलस्य खींच करके और उनका भी जीवन क्या कर सके, महका सके। वास्तव में ये सारे पुष्प कवि के ही अंश हैं, अतः कवि उन्हें रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा देता रहता है। कवि का जीवन वसंत का आगमन हो चुका है, अतः उसका भी अंत भी नहीं होगा। कवि क्या कहना चाहता है कि मैं पुष्प पुष्प से तंद्रा लसला लसा खींच लूंगा मैं, यानी कि मैं प्रत्येक पुष्प से आलस्य को खींच लूंगा मैं, और आलस्य को खींच करके उसके जीवन में, प्रत्येक पुष्प के जीवन में उत्साह और प्रगति का क्या करूंगा, संचार करूंगा। आशा रूपी अमृत का क्या करूंगा, उनमें संचार करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और मैं उनको क्या दिखा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा। किसका, जीवन में विकास एवं प्रगति के जो भी रास्ते हैं उन रास्तों पर चलने के लिए मैं उनको क्या दिखा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा। वे उसी रास्ते से क्या बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे वे जहां आनंद अभी न होगा मेरा आनंद, ताकि वे कभी भी क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को क्या कर सकें, महका सके, अपने जीवन को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा सके। आगे कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत। पाठ समझ में आया? पीडी भेज दिया। ओके, प्रश्नोत्तर करवाना है तुषार? कर लिए। नरेश आपको बोलना नहीं है। नरेश सर मुझसे तुषार, पूछे, तुझसे नहीं पूछे। नरेश नहीं बोलना है, ठीक है? मतलब कल मार पड़ेगी नरेश। ठीक है तुषार, क्वेश्चन आंसर करवाने हैं? नहीं तो ठीक है, PDF भेज देना व्याख्या का। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप। नरेश भैया कल बात करनी पड़ेगी आपसे, है ना? चलिए, अपना समय पूरा होता है, और जिसकी जो भी समस्या है वो बता सकते हैं अभी भी। ओके।